यस। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ तक नोट कर लिया था कि ये कंडीशन है और ये है नेसेंट ऑक्सीजन को हमें क्या करना था, रिप्लेस करना था, क्योंकि वो इंटरमीडिएट है, उस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो आइदर आप इसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या दोनों से रिप्लेस कर दीजिए। अब वो कहाँ से रिप्लेस होगा, देखिए इक्वेशन लिखी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू O2 इंटू नेसेंट ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय ओजोन। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर स्टोकियोमेट्री डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर स्टोकियोमेट्री। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देयरफॉर नेसेंट ओ अब इसे हटा देते हैं, ठीक है, या रहने देते हैं, चलो। नेसेंट ओ इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम into ozone upon O2 concentration. Now put the value of nascent O, ठीक, in rate. Now put the value of nascent O in rate equation. अब रेट की इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। रेट की इक्वेशन ये लिखी हुई है के डैश इंटू, ठीक है, तो लिख देते हैं आर इक्वल टू के डैश इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू ओजोन। एक ओजोन पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक, और डिवाइडेड बाय O2 कंसंट्रेशन, ठीक। अब इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास आ गया R इक्वल टू के डैश। अब ये दोनों क्योंकि दो कांस्टेंट है, एक ये भी कांस्टेंट है, के इक्विलिब्रियम भी डेफिनेटली कांस्टेंट होगा, वेरिएबल तो होगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक फिक्स टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो इसमें भी चेंज नहीं होगा। तो देयरफॉर यही लिख देते हैं इक्वल टू, ठीक है। तो ये एक नया कांस्टेंट के लिख लेते हैं, के, और ओजोन दो बार लिखने की जगह क्या लिख लेते हैं, ओजोन का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है, O2 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं के ओजोन स्क्वायर एंड O2 पावर -1, ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे विद रेस्पेक्ट टू ओजोन द ऑर्डर इज सेकंड, बट विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन द ऑर्डर इज नेगेटिव। मीन्स इस रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट को डिक्रीज करता है। यानी कि अगर हम इसी रिएक्शन में, जो कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन का रिएक्शन है, अगर इसमें ऑक्सीजन के अमाउंट को डबल करते हैं, ओजोन को कांस्टेंट रखते हैं, तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी क्योंकि पावर क्या है, -1 है, ठीक, तो ऑक्सीजन के अमाउंट को डबल। तो कभी कभी क्या होता है, वही मैंने आपको कहा था कि रिएक्टेंट, जनरली रिएक्टेंट के अमाउंट को इंक्रीज़ करने से रेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट जनरली इफ़ेक्ट नहीं करते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पर देखिए, वही मैंने कहा था कि जनरल है, जैसे इस केस में प्रोडक्ट इफेक्ट कर रहा है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन से रेट क्या होगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। जैसे जैसे ओजोन का अमाउंट बढ़ेगा क्या होगा, ओजोन वो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, सॉरी, जैसे जैसे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा रेट क्या हो जाएगा, रिएक्शन का स्लो हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, ओजोन बनाता है। क्लियर। तो ये कंडीशन है। तो कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, 2 - 1 यानी कि +1 इसका आंसर है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि 2 पावर ओजोन की है, 1 पावर इसकी है, सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ द पावर्स का तो कोफिशिएंट करना है, तो सम करना है, मतलब पावर्स का ही सम करना है, तो 2 - 1 इक्वल टू ये 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर मैकेनिज्म गिवन है तो मैकेनिज्म के बेस पर आप ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक, या ऑर्डर गिवन है तो मैकेनिज्म भी बता सकते हैं, मतलब रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपसे कहा गया है कि यहाँ पर ओजोन की पावर 2 है और ऑक्सीजन की -1 है, इसका मतलब है इट मीन्स क्या होगा कि इसमें मैकेनिज्म को भी शो किया जा सकता है। कैसे, अब मैकेनिज्म को आप डायरेक्ट नहीं सोल्व करना है, आपको ऐसे नहीं सोल्व करना है कि मैकेनिज्म सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप क्या करिए, ऑप्शंस जो गिवन है 4 ऑप्शन, उन ऑप्शंस में से एक एक को सेलेक्ट करिए और उस ऑप्शन से ट्राई करिए, जैसे पहले से ट्राई किया, क्या ये आंसर आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, अगर उसको सॉल्व करने से वो आंसर आ रहा है तो वही करेक्ट है, और वो आंसर नहीं आ रहा है तो फिर सेकंड को ट्राई करिए। क्यों, क्योंकि मैकेनिज्म से ऑर्डर करेक्ट आएगा और करेक्ट ऑर्डर से मैकेनिज्म करेक्ट होगा, जो दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू हैं। तो इसलिए ऑर्डर से मैकेनिज्म को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, मैकेनिज्म से ऑर्डर को सॉल्व करिए। ऑर्डर लिखा होगा, मैकेनिज्म चार मैकेनिज्म गिवन होंगे उसके डिफरेंट, तो उनमें से जो भी फिट होगा एक से ही वो आंसर आएगा, एक से ज़्यादा से आंसर नहीं आएगा।
अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है, अगर वो मोर देन वन चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, तो हो सकता है कि उसमें 2 से आंसर आ जाए, अदरवाइज़ तो 1 सही रहेगा। ठीक, चलिए ये हो गया नेक्स्ट 5। अब इसके बाद बात करते हैं 6th नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ गिवन concentrations of reactants and rate of reaction, मतलब हमें कंसंट्रेशन भी गिवन होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन से आप ऑर्डर नहीं बता सकते। कभी सोच रहे हो कि रेट को से हम ऑर्डर सॉल्व कर लेंगे, नहीं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन से आप हेल्प से, सिंगल रिएक्शन से नहीं, हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, ए बी, कुछ भी एग्ज़ाम में कोई भी इक्वेशन गिवन हो सकती है, इस तरह की इक्वेशन, और वो एज्यूम करना है कि वो एलिमेंट्री तो देखिए लिखा ही नहीं होगा। एलिमेंट्री लिखा है तो टेंशन ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर तो उसका जो स्टोकियोमेट्री है वही सम कर दो, वही आंसर हो गया। एलिमेंट्री नहीं लिखा होगा, इसलिए पहले बता रहा हूँ। तो एलिमेंट्री नहीं लिखा है तो आपको कुछ नहीं पता कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या गिवन होगी? कुछ कंसनट्रेशन ऑफ ए, कंसनट्रेशन ऑफ बी एंड द रेट आर इज़ द रेट, ठीक है। रेट की कोई भी यूनिट होगी, रेट की यूनिट क्या होगी वो आप देख सकते हैं, मोल पर लीटर होगी, ठीक है, या कोई भी एक यूनिट होगी, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। रेट की यूनिट हम सॉल्व भी कर सकते हैं। रेट इक्वल टू होता है के इंटू कंसनट्रेशन पावर एन, ठीक है। अब वो एन की टर्म्स में आ जाएगा आंसर। के की यूनिट आपको पता ही है, के की क्या यूनिट होती है, ठीक है, इंटू कंसनट्रेशन और होता है तो पर सेकेंड पर मिनट, ऐसा रेट का कोई भी यूनिट हो सकता है, वो देख लेना क्या यूनिट बनेगी। अब ए मान लेते हैं 0.1 गिवन है, बी 0.1 और ये है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, कोई भी यूनिट जो होगी इसकी, ठीक है। दूसरा ये 0.1 है, ये 0.2 है और ये है 8 इंटू 10⁻⁻⁴, इस तरह से रेट। एक वैसे तो 2 से सॉल्व हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 इक्वेशंस 2 अननोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी और इजी करने के लिए एग्ज़ाम में क्या करते हैं, एक और डेटा दे देते हैं, 0.2, 0.1 और ये है कितना 16 इंटू 10⁻⁻⁴। इसकी कोई यूनिट गिवन होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए या विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा, या फिर टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम इसमें इक्वेशन में ए और बी को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसका रेट का इक्वेशन लिखेंगे। रेट इक्वल टू के ए रेज टू पावर एम एंड बी रेज टू पावर एन, पहले तो ये लिखा जाएगा। ए और बी दोनों को कंसिडर करना है, क्योंकि कोई भी इसमें एक्सेस अमाउंट में नहीं है, कोई भी प्योर सॉलिड नहीं है, ठीक है, या कोई भी प्योर लिक्विड नहीं है, इसलिए कंसिडर तो करना ही है हमें, ठीक है। तो ए और एन होगा। कैटलिस्ट भी हो सकता है, कैटलिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है जब तक कैटलिस्ट के बारे में कुछ लिखा ना हो स्पेशली, ठीक है। तो ये एम और एन हो गया इसकी पावर। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी 3 इक्वेशन बनेंगी। 3 इक्वेशन में क्या होगा, एम और एन को ए और बी भी लिखा जा सकता था, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। हो सकता है आंसर आ जाए, हो सकता है नहीं आए, दोनों के इक्वल, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन लिखेंगे। R1 इक्वल टू के, 3 बार इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। ए मैं सिर्फ ए की लिख कर दिखा रहा हूँ, उसके बाद में फिर 1 मैं डायरेक्ट सारी लिख दूँगा। जैसे R1 के लिए लिखा, तो ये वाला पहला इक्वेशन है 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻⁴, के सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा, 0.1 पावर एम, 0.1 पावर एन, इक्वेशन नंबर 1 उसी का पार्ट 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब 2, क्योंकि ए दोनों में कांस्टेंट है, अगली बार क्या लेंगे, 1 और 3 लेंगे, क्योंकि उसमें बी कांस्टेंट है। तो एक को कांस्टेंट करके दूसरे वेरिएबिलिटी के बेस पर इसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरी इक्वेशन है हमारी, कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू के 0.1 पावर एम, 0.2 पावर एन, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को अब कोई भी कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 या 2 डिवाइड बाई 1, ठीक। जैसे मैंने 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया, तो क्या होगा, 8 इंटू 10⁻⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 0.1 पावर एम, 0.2 पावर एन,
0.1 पावर m 0.1 पावर n। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2, तो हमारे पास आ गया 2 इक्वल टू, ठीक है। और ये क्योंकि दोनों कॉमन पावर हैं तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, यानी 2 रेज टू पावर n, ये हमें मिल गया। यानी 2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1। तो n शुड भी, देयरफॉर n शुड भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। n 1 होगा तभी दोनों इक्वल होंगे। तो n तो सॉल्व हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसके n की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और m को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सामने, और क्या करते हैं, थर्ड डिवाइड बाय 1 कर देते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या रहेगी वो तो आपको पता ही है, 16 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 1 क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻4। मैं पूरा लिख दूंगा, ठीक है। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस केस में ए क्या है, 0.2 पावर m, ये है 0.1 पावर m, ये है 0.1 पावर n, और ये भी 0.1। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल आउट, ये हो गया 4 इक्वल टू, ये डेसिमल से डेसिमल क्योंकि पावर इक्वल है, तो 2 पावर n, सॉरी m, ठीक है, 2 पावर m। अब ये क्या होना चाहिए, m शुड बी, देयरफॉर m शुड बी 2। m 2 होगा तभी क्या होगा, 2 रेज़्ड टू पावर 2 यानी 4 के इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आंसर आ गया, देयरफॉर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, m प्लस n, m की वैल्यू 2, n की 1, आंसर 3। तो ओवरऑल ऑर्डर 3 है। अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो ओवरऑल बताइए, और अगर आपसे विद रेस्पेक्ट टू ए या विद रेस्पेक्ट टू पूछा जाता है तो विद रेस्पेक्ट टू बताइए, ठीक है। और ये मेथड्स हैं हमारे पास, ओनली वी हैव दीज मेथड्स, ठीक है, टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर इसके बाद भी कोई है तो उसका एक ही मेथड बचता है, लर्न करिए, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि सर इनमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो है कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ योर मेमोरी, यानी वो मेमोरी बेस्ड है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास में टोटल 7 मेथड्स हैं, 6 हमने लिखे हैं, और 7th जो मैंने अभी बताया है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी बेस्ड। और मेमोरी बेस्ड वैसे इतनी ज़्यादा रिएक्शंस हैं, कहाँ तक याद रखेंगे, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कंपटीशन में, ठीक। लेकिन क्या हो सकता है कि कभी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लर्न कर लो। मतलब एनसीईआरटी में जितने भी लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, वो सारे लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो 7th वाला मेमोरी बेस्ड है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके।